बच्चों एक सवाल है। सवाल ये है कि राम और श्याम दोनों बस में साथ में जा रहे थे और एक तीसरा पर्सन जो कि रोड पे कहीं पे खड़ा है वो बोल रहा है कि चूंकि बस चल रही है राम भी चल रहा है। बट श्याम उसी टाइम पे जो उसका को पैसेंजर है वो बोल रहा है कि राम तो नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि राम तो कई टाइम से मेरे ही साथ बैठा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि राम चल रहा है एक्चुअल में या राम नहीं चल रहा है। अब ये सवाल जो है ना आपको मोशन चैप्टर के अंदर घुसने में ना आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हम आपको देते हैं। ये सवाल का जो आंसर है ना ये दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मोशन जो है ना ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। समझाता हूं क्या मतलब है। रिलेटेड टू ये जो तीसरा पर्सन है ना, ये जो तीसरा पर्सन था जो बोल रहा था कि रुका हुआ है, तीसरे पर्सन के लिए राम जो है वो चल रहा है, लेकिन श्याम के लिए राम रुका हुआ है। ये दोनों बात सही है। क्यों? क्योंकि श्याम देख रहा है कि वो बहुत देर से मेरे बगल में बैठा है, वो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि श्याम के लिए ना, श्याम के रिस्पेक्ट में राम जो है कहीं नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। बट जो तीसरा पर्सन है वो देख रहा है कि देखो बस भी जा रही है और राम भी चला गया, तो राम जो है वो तीसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में ये चल रहा है। मतलब ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटेड टू द थर्ड पर्सन राम इज मूविंग, रिलेटेड टू श्याम राम इज नॉट मूविंग। तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिख दिया है कि कंक्लूजन क्या है यहां पे कि दैट मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कौन कर रहा है ना इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई पर्सन मोशन में है या फिर नहीं है। मतलब यहां पे क्या लिखा है मैंने कि मोशन जो होता है ना ये एक मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं। एब्सोल्यूट टर्म मतलब होता है जो सब के लिए सही है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि देखो सन जो है ना वो उगता है, राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो कहीं और से देख रहा था इसलिए मुझे लगा कि ये पश्चिम से उग रहा है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल बात है, ये एक एब्सोल्यूट बात है, ठीक है, जो सब के लिए सही है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो कि 9th क्लास का साइंस चैप्टर है जिसका पूरा नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। पहले इस चैप्टर का नाम केवल मोशन हुआ करता था, इस बार थोड़ा सा लेंदी सा नाम रख दिया है। थोड़ा एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर खुद से कि इस मोशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे एक खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक लड़का है एक लड़की है, दोनों आपस में जा रहे हैं, दोनों बस को देख रहे हैं, ट्रक को देख रहे हैं, ट्रक पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। एनीवे ये दिखा रहा है कि दैट ये दोनों मोशन में है किसी और पर्सन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो अभी राइट नाउ मैं मोशन में हूं या नहीं हूं, अब लिख रहा है कि मैं बैठ के शूट कर रहा हूं लैपटॉप के सामने, मतलब मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन किसके लिए? तो इस रूम में अगर कोई और इंसान होता तो मैं उसके लिए, या फिर इस रूम में हर चीज जो यहां पे पड़ी हुई है उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं? रेस्ट पे हूं। लेकिन सोचो अगर यूनिवर्स में, ठीक है, मान लो यहां पे हम अर्थ पे हैं, ये रहा हमारा अर्थ, और यहां पे बैठ के ना कोई हम लोग को देख रहा हो, ठीक है, यहां पे एक इंसान है जो बैठ के देख रहा है। उल्टा बना दिया क्या मैंने? ये देखो यहां पे बैठ के कोई इंसान देख रहा है हम लोग को, तो क्या देख रहा है कि अच्छा अर्थ जो है ना वो गोल गोल घूम रही है सन के चारों तरफ, और इस पे बैठा हुआ मैं हूं राहुल, है ना, राहुल भी जो है वो क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो अब बताओ क्या हुआ? मैं जो हूं जो कि अपने स्टूडियो में बैठ के शूट कर रहा हूं, ये इस इंसान के लिए क्या है? मोशन में है। लेकिन अगर यही रूम में कोई और पर्सन होता तो उसके लिए मैं क्या होता? रेस्ट पे होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तुम उसको देखोगे ना कोई भी चीज को, तो हर चीज मूव हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन द नेचर इज इन मोशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये एक यूनिवर्सल बात है कि हर चीज मोशन में है किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में, किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपना बात आता है कि यही चीज को डिफाइन कैसे करता है, मोशन क्या होता है। तो यहां पे लिख रखा है हमने कि मोशन इज सेड, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बात बढ़िया है। देखो क्या बोलता है ना कि मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो। अगर देखो जैसे मैं यहां हूं, अब मैं खिसक के ना यहां चला गया, तो मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? मेरा पोजीशन बदल रहा है। मान लो अगर स्केल होता तो यहाँ पे 0 होता, मैं खिसक के कहाँ आ गया? 2 पे आ गया। तो बताओ मैं मोशन में हूं कि नहीं? तो स्केल हमारा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम वाइज सोचा जाए, अगर मान लो ये स्केल रखा हुआ है, ठीक है, ये स्केल है, इसमें मार्किंग बनी हुई है 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना हुआ है। पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे था, या पहले एक इंसान या ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कहाँ पे था? 0 पे था। अब वो पहुंच गया 2 पे, यहां पहुंच गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? पोजीशन तो चेंज हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? स्केल के रिस्पेक्ट में। स्केल के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हुआ? चेंज हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी किसी इंसान का, जब भी किसी बॉडी का
पोजीशन चेंज हो रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? गुड। अब क्या करना है, इस डेफिनेशन को थोड़ा लिखते हुए चलना है। अभी यार ये फन नहीं है, ठीक है, हम लोग चीजों को फन वे में समझ सकते हैं, बट साइंस जो है ना वो पूरा का पूरा फन नहीं है, आपको याद भी रखने पड़ते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख भी पाओ, कोई पूछे तो उसको बता भी पाओ। इसी तरीके से जैसे आपने मोशन को डिफाइन किया, वैसे रेस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हो कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन नहीं बदले विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन नहीं बदलता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पे है। फिर से एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। एक इंसान यहाँ पे खड़ा था, कुछ देर के बाद मैं पूछा कहाँ पे हो, उसने बोला 0 पे। फिर मैं पूछा कहाँ पे हो कुछ देर के बाद, तो उसने बोला 0 पे। अब देख रहे हो उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसान किस पे है, ये इंसान इस स्केल के रिस्पेक्ट में या यहाँ पे जो भी चीजें रुकी हुई है उन सब के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन वाली बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखो कि ये टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखो मोशन के जो टाइप्स है ना, वो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारे पास कि अच्छा ये सारे के सारे जो मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तुमने पढ़ा है ना कि क्लास 7 में 8 में कि बहुत तरह के मोशन होते थे। कौन कौन से, तो देखो सर्कुलर मोशन हुआ करता था, पेंडुलम वाला मोशन याद है, टू एंड फ्रो मोशन उसको बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन हुआ करता था। और कैसे होते थे कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती थी, ये एक मोशन हम लोग वहां पे पढ़ के आते थे। तो ऐसे बहुत सारे मोशन हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ना जो चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आ गया कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही हमको पढ़ना है। 90% टाइम ना हम यही सब चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ना यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जानते हो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक बॉडी है जो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हर बार उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है बट है ऐसा, ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म मोशन इसी को बोलते हैं कि जब एक बॉडी की स्पीड कभी भी नहीं बदल रही और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, सीधी लाइन में चल रहा है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मुझे क्या बोलना चाहिए कि स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट प्लस इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो वैसे मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जानते हो क्या होता है कि एक बॉडी है जिसकी स्पीड जो है ना कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, और डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज हो जा रही है, जो कि प्रैक्टिकल है। ऐसे ही तो चलते हैं हम रास्ते में, कभी स्पीड कम करना पड़ता है, कभी स्पीड को ज्यादा करना पड़ता है। रास्ते में मान लो कुछ आ गया, रोड पे आ गया है ना, ट्रैफिक बढ़ गई, कोई बच्चा वहां से क्रॉस कर रहा है, गाय आ जा रही है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा मोशन हम रोड पे कर रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं। तो फिर एक सवाल उठता है कि फिर यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते क्यों है जब ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में जो कि बताया गया था कि देखो जो नेचर में जो फेनोमिना हो रहा है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ना, हम चीजों को समझने के लिए पहले उसका बहुत सिंपल मॉडल समझते हैं। तो सबसे सिंपल मॉडल क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन को पहले समझें। यहां तक बात समझ में आ गई। स्पीड के कांस्टेंट होने का ना एक और तरीका होता है इसको बताने का कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये समझना क्या होता है। जैसे क्या हुआ देखो कि मान लो एक स्ट्रेट रोड है, आप ना 0 से स्टार्ट किए, 0 से 1 किलोमीटर गए, ऐसा करने में आपको क्या लगा, मान लो 5 मिनट लगा। फिर से क्या हुआ, अगले 5 मिनट में फिर तुम 1 किलोमीटर और आगे चले गए, अब की बार कहां पहुंच गए, 2 किलोमीटर चले गए, फिर 3 किलोमीटर गए, अब की बार फिर से 5 मिनट लगा है आपको यहां से यहां तक जाने में। तो देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तुमने कितना कितना दूरी तय किया। देखो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, 1 किलोमीटर। फिर 2 से 1 मतलब 1 से 2 जाने में कितना किलोमीटर हुआ था, 1 ही किलोमीटर हुआ था। 0 से 1 जाने में कितना हुआ था, 1 ही किलोमीटर तुमने चला है। तो आप देख पा रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब हर एक 5-5 मिनट में तुम क्या करते हो, 1-1 किलोमीटर चले जाते हो। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब तुम ध्यान देना यहाँ पे कि अगर ऐसा चल रहा है कि हर एक इक्वल टाइम में इक्वल दूरी चले जाते हो, मतलब आपकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। अगर बढ़ रही होती है तो क्या होता, अगले 1 किलोमीटर चलने में कम ही समय लगता, बट ऐसा हुआ नहीं, हर 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लग रहा है। मतलब आपकी स्पीड क्या है, सोच के देखो, कांस्टेंट स्पीड है।
तो कांस्टेंट स्पीड को बोलने का एक और तरीका क्या होता है जो बुक में लिखा होता है कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन में करना है क्योंकि सीधी लाइन बोलना बहुत जरूरी है। तो इसी को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोलेंगे? अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात क्या है इसको भी समझ लो। बोलता है कि सर देखो हर एक 5-5 मिनट में ना मैं घड़ी टाइम चेक कर रहा हूं कि हर एक 5-5 मिनट में क्या हो रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है कोई। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, हर एक 5-5 मिनट का स्लॉट बना लिया। स्टार्टिंग के 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला गया, अगले 5 मिनट में मान लो 3 ही तक पहुंचा, मतलब 1 ही किलोमीटर चला यहां तक में। अगले फिर 5 मिनट में क्या हुआ, तो इसने यहाँ पे पहुंच गया 8 किलोमीटर पे, मतलब 3 से 8 5 किलोमीटर चला गया। तो तुम देख पा रहे हो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना उसकी दूरी जो है वो इक्वल नहीं है, हर बार अलग अलग हो जा रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब चीजें हो रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। चूंकि हम स्ट्रेट लाइन में ही सारा मोशन को पढ़ रहे हैं, तो बोलता है कि इन सीधी लाइन में अगर ये सब चीजें हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई? स्पीड कांस्टेंट, स्पीड नहीं कांस्टेंट। ओके, अब अगर बॉडी मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये दो चीजें हो सकती है, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड घट रही होगी, या फिर क्या हो रहा होगा, स्पीड हर बार अलग अलग हिसाब से बढ़ रही होगी। ठीक है, तो एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट को थोड़ा अच्छे से समझना क्या हुआ। बोलता है कि हर बार स्पीड जो बढ़ रही है ना वो प्रोग्रेसिव है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में बदलाव हुआ है। फिर से क्या बोला मैंने, देखो समझो क्या हुआ यहां पे कि मान लो मैंने लिया यहां पे कि 5 मिनट। ठीक है, अगेन 5-5 मिनट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे भी 5 मिनट का इंटरवल है, यहां पे भी 5 मिनट का इंटरवल है। मैंने चेक किया स्पीडोमीटर, इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है देखो कुछ देर के बाद, 10 किलोमीटर पर आवर। और अगले बार में कितना हो गया है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताओगे कि चेंज इन स्पीड कितना हुआ है इस इंटरवल में, लास्ट वाला इंटरवल में? तो 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया है। यहां पे कितना चेंज आया है देखो, तो अगेन 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया है। और स्टार्टिंग में तो 0 था ना, तो 0 से 5 किलोमीटर पर आवर जाने में कितना स्पीड में बदलाव आया? 5 किलोमीटर पर आवर का बदलाव आया है। मतलब हर बार जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, या स्पीड बोल दो अभी, चेंज इन स्पीड जो है ना हर बार वो क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। अगर चेंज इन स्पीड जो है वो हर बार कांस्टेंट है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आता है सवाल कि अरे यार ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको भी समझ लो। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। इसको तुम बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम भी। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है इसको समझाता हूं आगे। ठीक है, तो इसमें हम दोनों बातें बोल सकते हैं कि स्पीड का चेंज बाई टाइम या फिर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, और यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? हर बार यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कब होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? जब ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, यही सब यहां पे मैंने इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है। तो चलो डायग्राम पे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। अब देखो अगला क्या बोला है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, मतलब हर बार ना अलग अलग स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, कभी 5 मिनट के अंदर देखोगे तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ गई है, कभी देख रहे हो कि भाई 1 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ा है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कार जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। साइक्लिस्ट जो है ना वो स्पीड को बढ़ा रहा है, तो स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। अब ऐसा वाला एग्जाम्पल बाइक में होता है कि एक्सेलरेट कर दिया, मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर से क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। कार इन हेवी ट्रैफिक, अगर हेवी ट्रैफिक में कार आ गया तो क्या हो गया? रोकना पड़ जाएगा, स्लो डाउन करना पड़ गया, ये भी एक्सेलरेशन है। लेकिन ये सब किसके एग्जांपल है? देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के। ठीक है, कि आप स्पीड अचानक ज्यादा कर देते हो कहीं पे, अचानक कहीं पे बहुत कम कर देते हो, तो ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है। तो ये वाला एग्जांपल किसके हो गए? देखो
ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में ना हमको 3 फॉर्मूले पढ़ने, डिराइव करेंगे अपन उसको। ये 3 फॉर्मूले जानते हो कैसे होते हैं? मैं यहां लिख के बताता हूं। देखो यूनिफॉर्म जो मोशन है ना, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा? जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सा है वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन, एक ही फॉर्मूला बस। क्यों एक ही फॉर्मूला? सिंपल है ना, बताया था मैंने कि हम लोग मॉडल को बहुत सिंपल करके पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें समझ में आने लग जाए। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी 2 टाइप थे, याद आया? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 टाइप थे ना। एक था उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो 3 फॉर्मूले आते थे। कौन कौन था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा मैं था बोल रहा हूं, ये अभी नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में 3 फॉर्मूले आते हैं। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, फिर समझ जाओगे कि किसका क्या मतलब है। मैं बस लिस्ट कर रहा हूं। s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जानते हो क्या होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं याद करना है अभी, जब तक मैं समझाऊं नहीं ना तब तक इसको बस खाली लिस्ट करके रख लेनी है। और सेकंड वाला याद है, इसका टाइप क्या था नॉन यूनिफॉर्म में? कि ये था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना, ये तुमको क्लास 11th में पढ़ना है, यहां पे नहीं। तो इसके बारे में बात ज्यादा होगी नहीं, बस खाली डेफिनेशन तक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ट्रेन जो है वो सीधी लाइन में चल रही होती है। छोटे दूरी के लिए समझना, नहीं तो बाद में तो टर्न ले भी लेगा। अब एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है, तो इसको भी मान लेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। गोली चल रही है, अब देखो बुलेट चल रहा है तो क्या होगा? सीधा सीधा जा रहा होगा, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्विमर है जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सीधे सीधे अपने ट्रैक पे चल रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो चिड़ियों का आपने झुंड देखा है जो सब सीधे जा रही हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के आपने खूब सारे एग्जांपल देखा होगा, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में भी। अब हम लोग थोड़ा मूव करते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है समझना। बोलता है कि द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जाती हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड स्केलर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू बोलता है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, कोई चीज का मास कितना है, मान लो है मास 70 kg, तो आप क्या बोलते हो? 70 kg। कभी नहीं बोलते हो कि डायरेक्शन किधर। तो जब भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कोई तुमसे टाइम पूछ लिया, कितना बजे है, तो 2 बजे। किधर? मतलब कौन से डायरेक्शन में? बोले ये कैसा सवाल है। टेम्परेचर कितना है, तो आपने बोल दिया कि देखो यार अभी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का गर्मी पड़ रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें कोई नहीं पूछ सकता आपसे कि डायरेक्शन किधर है टेम्परेचर का, नहीं बताएंगे, है ना। ये तो कोई मीनिंगलेस बात होती है। बट कहीं कहीं पे ना बड़ी मीनिंगफुल बात होती है डायरेक्शन का, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूं एक बार। एक एग्जांपल है कि एक मूवी थी, पता है, धमाल। देखियो धमाल में ना एक बूढ़ा आदमी रहता है जो मर रहा होता है। वो बताता है हीरो को कि देखो डब्लू नाम का जो पेड़ है ना, वहां पे तुमको खजाना मिलेगा। और फिर वो मर जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो डब्लू के पास चलते हैं। बट जैसे ही डब्लू के पास पहुंचता है और वहां पे गड्ढा करना होता है 10 मीटर का, तो अब उन लोगों को लगता है यार डब्लू से 10 मीटर की दूरी पे 10 मीटर गड्ढा करना है, तो ऐसे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। मतलब कहां कहां गड्ढा करूं, डायरेक्शन तो पता ही नहीं है अपने को। तो समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्शन नहीं दूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज होती है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस में हम बोलते हैं कि द एक्चुअल, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसने एक्चुअल में कितना रास्ता तय किया है, कितनी दूरी तय करी है। देखो यहां पे ऐसे घूम घूम के इसने ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है, ऐसे। तो यहां इस डायग्राम में देख पा रहे हो ना, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द पाथ, लिख देते हैं यहां पे कि द लेंथ ऑफ द
तो क्या लिखा मैंने कि द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे मान लो कि मैं 2 पॉइंट और अलग से लेता हूं, यहां पे ये रहा, यहां पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपना पाथ 1, ये हो गया अपना पाथ 2, ये एक हो गया अपना पाथ 3। 3 रास्ते हैं, तीनों की जो लंबाई है ना वो अलग अलग है। सपोज दिस इज 7 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज 15 किलोमीटर। तो कोई पूछा कि व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि भाई ये तो रास्ते पे डिपेंड करता है, तुमने रास्ता कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर आप बोलोगे कि रास्ता मैंने सेलेक्ट किया है P3 थर्ड पाथ, तो क्या हो गया टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो कभी भी ना 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक रस्सी खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब रास्ता चाहे हो चाहे नहीं हो, जो ये रस्सी खींच के जो आपने लेंथ निकाला है ना, मतलब 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी सीधी लाइन में, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको लिख के भी बता देता हूं, इसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोला कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात भूलना मत, इन अ स्ट्रेट लाइन बोलना, नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बोलोगे ना तो सोचो ये था ही नहीं पहले, तो सबसे छोटा रास्ता तो 2 किलोमीटर है, बट 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, क्योंकि ये तो सीधा रास्ता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी जो कि सीधी लाइन में हो, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको रास्ते से मतलब नहीं है कि सर रास्ता तो बीच से है ही नहीं, तो रास्ता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो रस्सी लेके नाप लेते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात आपको समझ में आ गई। चलो मैं लिखवा के भी बता देता हूं। अब डायग्राम पे चलते हैं कि ये रहा अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया उसने, अगेन सीधी लाइन यहां पे ले लिया और लिख के भी क्या रखा है उसने, देखो यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम सीधी लाइन खींचेंगे, मान लो ए से बी जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। अगर सोचो डायरेक्शन की बात नहीं होती, डिस्टेंस वाला बात होता, तो मैं क्या बोलता कि हम तो इधर गए थे ये डायरेक्शन में, फिर घूमते हुए यहां से यहां पहुंचे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये तो डिस्टेंस कहलाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सीधी लाइन सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता इन अ स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है। ये समझाते हैं बराबर कब होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा, डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें दोनों बराबर होंगे, कब बराबर कब होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी सीधी लाइन में बात होगी ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अब कुछ क्वेश्चंस लिया जाए, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हम लोग को। तो क्वेश्चन देखो पहला क्या है, बोलता है कि अ स्टूडेंट वॉक 50 मीटर ईस्ट विथ फ्रॉम हिज हाउस टू द शॉप, टू अ शॉप। तो देखो यहां पे ले लेते हैं हाउस, यहां पे ले लेते हैं शॉप, और ये दूरी कितनी है, ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और इस डायरेक्शन में उसने कितना गया है, 50 मीटर। तो बोलता है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सीधी लाइन में गया है इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 50 किलोमीटर या मीटर था, मीटर था। डिस्प्लेसमेंट, चूंकि सीधी लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 50 मीटर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जिसमें दोनों बराबर होते हैं, कब, जब वो सीधा सीधा चले, ठीक है। तो अगर उसने डायरेक्शन दे दिया, मतलब यही डायरेक्शन में जाना है, तब तो आप सीधे सीधे जाओगे, क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज करोगे, जैसे ही मतलब अगर सीधा ना होके थोड़ा टेढ़ा हो जाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो डायरेक्शन फिक्स रखोगे ना तो हमेशा सीधा ही चलोगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है कि अ कार मूव्स 120 मीटर नॉर्थ। 120 मीटर किधर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लो नॉर्थ हम लोग ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा। इन ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पे चल रहा है, तो अगेन डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 120 मीटर, अभी अभी देखा, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 120 मीटर। आसान सवाल, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लिया हूं ताकि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की हर छोटी छोटी बात ना पता चल पाए। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगेन क्या बोला हुआ है कि अ बॉय वॉक 100 मीटर ईस्ट,
100 मीटर मान लो ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। और क्या बोलता है कि फिर 80 मीटर जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में चल गया, देख रहे हो यहाँ पे ये 80 मीटर यहाँ पे चला, इधर क्या हो गया 80 मीटर। तो बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या पढ़ा था, द एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो देखो गया 100 मीटर, वापस लौटा है 80 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया 100 मीटर चला पहले, बाद में 80 चला, तो क्या हो जाएगा 180 मीटर आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, इनिशियल से, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी सीधी लाइन में कौन सा होगा, यही होगा। और ये कितना है देखो, पूरा 100 था, इसमें से 80 तो वापस आ गया, तो चला कितना 20 मीटर ही ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आ गया 100 में से 80 माइनस कर लिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये लौट के आ गया, तो फाइनली वो 20 मीटर आगे बढ़ा, सब कुछ होके 20 मीटर आगे बढ़ा ना। हाँ चला 180 है, लेकिन क्या हुआ चल के गया कितना है 20 मीटर गया, ठीक है। तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल रास्ता की लंबाई नहीं है। एक्चुअल रास्ते की लंबाई कौन सी है 180 मीटर, और एक्चुअल रास्ते की लंबाई को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सोच लेते हैं। बोलता है कि अ पर्सन वॉक 150 मीटर नॉर्थ, 150 मीटर मान लो मैंने नॉर्थ ले लिया, अरे ऊपर नहीं गया, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ऐसे याद है ना कैसे करते थे। तो 150 मीटर वो कहां गया, नॉर्थ में गया, और वापस कितना आ गया देखो 200 मीटर आ गया, 200 मीटर थोड़ा आगे बढ़ गया होगा ना ये, तो 200 मीटर ये रहा, ठीक है। 150 मीटर गया, लौट के आया 200 मीटर। तो अब बताओ कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो हम बोलेंगे 150 गया था, 200 मीटर वापस लौट के आया है, मतलब 350 मीटर चला उसने। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये था, फाइनल यहां पहुंचा, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी आ गई देखो, ये पूरा 200 था, 200 में से 150 चला गया, 200 में से 150 चला गया, तो कितना बचा 50 मीटर। लेकिन किधर, 50 मीटर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को क्या बोले थे याद है ना, इधर नॉर्थ था तो इधर क्या था साउथ था, तो हम क्या बोलेंगे कि 50 मीटर टुवर्ड साउथ, टुवर्ड साउथ, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या हो गया साउथ डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर। क्लियर है यहां तक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ना कि देखो एक साइकिलिस्ट है जो राइड करता है 300 मीटर ईस्ट, ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, कितना गया वो 300 मीटर, देन 400 मीटर ईस्ट, वापस वो 400 मीटर और ईस्ट डायरेक्शन में चला है, ये रहा 400 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में वापस। बोलता है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस तो हमेशा जोड़ के मिलता है भाई साहब, तो 300 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया 400, तो ये कितना हो गया 700। और क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी बतानी होती है, और इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी इतना बड़ा है, तो ये क्या आ गया देखो ये आ गया 300 और प्लस 400 अगेन, ये क्या हो गया 700। तो दिख रहा है कि जब भी आप सीधी लाइन में चलते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कि इनिशियल से फाइनल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और मैं क्या बोल रहा था कि सीधी लाइन में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, तो यहां पे भी सेम आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या बोला हुआ है कि अ मैन वॉक 300 मीटर ईस्ट, अब 300 मीटर वो ईस्ट चलता है, तो ये रहा मान लो 300 मीटर ईस्ट। और क्या बोलता है कि 400 मीटर नॉर्थ, अब देखो ईस्ट से जो नॉर्थ होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो ना, अगर ईस्ट इधर है तो नॉर्थ किधर आएगा, नॉर्थ इधर या इधर आ सकता है ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अरे समझते हो ना, देखो या इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। तो मैं यही लिया हूं कि देखो ईस्ट गया पहले इधर और उसके बाद किधर चला गया ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ओके। अब बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब यहां पे ये कितना था नॉर्थ की तरफ कितना गया है 400 मीटर, तो डिस्टेंस में ना कुछ नहीं करना होता है, सीधा जोड़ देना होता है सारी दूरी को, मतलब यहां पे 300 आ गया, यहां पे 400 और ये कितना आ जाएगा आंसर 700 मीटर। लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी होती है अपने को, तो ये रहा वो सीधी लाइन, ठीक है, ये रहा।
अब ये आपको नहीं लगता कि ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। मान लो ये s है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, देखो 900 का 900 आ जाएगा, 900 नहीं, एक 2 जीरो और रहेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 एंड 4 टाइम्स 0, तो ये कितना हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 25 और 4 बार 0। अगर तुम्हें s चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 500 मीटर। ओके, तो कैलकुलेट कर लिया, देख रहे हो 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो बाहर निकल गए होंगे, 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये कितने बन गए होंगे 500 मीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं हम लोग, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 500 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 6? चलो अब ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है कि अ गर्ल वॉक 600 मीटर साउथ। साउथ किधर होता था याद है, नीचे की तरफ हम लोग बनाते थे, तो ये हो गया कितना 600 मीटर टुवर्ड साउथ। और क्या बोलता है कि 800 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो ये हो गया 800 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो बोलता है व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या करते थे, हर बार जोड़ देते थे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 600 प्लस 800 कितना आ गया 1400 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको यहां पे एक इनिशियल से फाइनल तक एक सीधी लाइन खींचनी होगी, ये इनिशियल था ये फाइनल है, तो देखो ये हो गया सीधा लाइन, सीधा बना नहीं लेकिन ये रहा सीधा लाइन, ठीक है। तो ये सीधा लाइन आपको नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को मैं यहाँ पे s लिख रहा हूं, मान लो इसको h ना लिख के s लिख दे रहा हूं, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 600 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर। समझ लो ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते थे, तो ये कितना हो जाएगा 36 एंड 4 टाइम्स 0, 8 8 जा क्या होता है 64, अगेन 4 टाइम्स 0, तो ये आ जाएगा 100 और 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे। ये s स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको तो s चाहिए था, तो इसको रूट में लिखना पड़ेगा। अब देखो कितने जीरो बाहर निकल जाएंगे, 2 जीरो तो बाहर निकल गए, और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो मतलब यहाँ पे आ गया 1000 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ना कि अ डॉग रन अराउंड अ स्क्वायर पार्क। ये रहा अपना स्क्वायर पार्क, जिसका नाम रख देते हैं ABCD। अब एक कुत्ता है जो क्या कर रहा है स्क्वायर पार्क में, जो कि 100 मीटर का था हर एक उसका एज, ठीक है, लेंथ जो है थी वो हर बार 100 मीटर थी, ये 100 है, ये भी 100 है, ठीक है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, स्क्वायर है ना, तो हर एक साइड इक्वल होंगे। और क्या बोलता है एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड। एक डॉग है जो ऐसे ऐसे घूम के वापस एक राउंड लगा के वहीं पहुंच गया, तो बोलता है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो यहां लिख देते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 4 बार 100 तय किया ना उसने, देखो एक बार 100 यहां पे गया, फिर 100 वापस इधर आया, तो 100 100 एक बार और 100 और एक बार और 100, तो ये चारों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो बताओ कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल और फाइनल यहीं पे तो है, इनिशियल भी यहीं पे फाइनल भी यहीं पे, तो दोनों के बीच में तो कोई दूरी नहीं है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0 मीटर। तो समझ में आ रही है कि जब भी आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाओ, ठीक है, जहां से चले थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो एक इंसान है जो बेड से उठा, दिन भर काम करके वही बेड पे चला गया, तो उसका दिन भर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वहीं से उठा था वहीं पे चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी एक राउंड वाला बात होता है ना, कि चाहे आप सीधा जाके वापस आओ, गोल गोल घूम के वापस आओ, स्क्वायर के फॉर्म में वापस आओ, लेकिन अगर आपने एक कंप्लीट राउंड लगा दिया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला हुआ है कि अ स्टूडेंट वॉक 500 मीटर ईस्ट एंड 120 मीटर वेस्ट। ठीक है, और एक चीज बोला है कि देन 200 मीटर ईस्ट। एक एक करके सोचते हैं कि एक इंसान है, एक स्टूडेंट है जो कि वॉक किया कितना 500 मीटर ईस्ट के तरफ गया, ये रहा भाई 500 मीटर ईस्ट। वापस क्या बोलता है कि 120 मीटर वेस्ट आया है, ईस्ट के बाद वेस्ट 120 आया होगा, देखो यहां पहुंच गया होगा घूम के यहां से यहां तक में। ठीक है, तो ये आ रहा 120 मीटर। फिर क्या बोलता है कि देन 200 मीटर ईस्ट, फिर से यहां से क्या हुआ 200 मीटर ईस्ट के तरफ गया, ये रहा
समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? पहले वो कहां से चला था, देखो यहां से 500 मीटर दूरी तक गया, वापस कितना आया 120। तो देखो पहले हम क्या बोलेंगे ना कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस में तो सबको ऐड ही करना होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 150, 120, फिर 200, ये सब मिला के कितना हो जाएगा 820 रुपये। ठीक है, 820 मीटर, रुपीज नहीं भाई, सेकंड में बोलता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो फाइनली सोचो कि इनिशियल यहां से लेके तुम यहीं तक पहुंचे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेड पेन से लिख देते हैं इसको कि ये दूरी आपने तय किया है यहां से यहां तक। अब सोचो कितना गए हो गया आप। तो हमने बोला यहां तक, तो देखो यार क्या होता है, यहां तक तो 500 मीटर है, 500 मीटर है, और उसके बाद तुम कितना आगे गए, देखो तो ये 120 वापस गए थे, 120 यहां तक आए थे, बचा आपके पास 80, तो 80 मीटर और इधर आए हो। सोच के देखो, सोच के कितना आ गया 500 प्लस 80। और अगर मान लो ऐसे नहीं समझ में आया कि सर पता नहीं क्या बोल दिया आपने, तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं और दूसरे तरीके से। जैसे दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूं ना कि आप ऐसे लिख लेना कि पहले देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इधर जाना को मान लो पॉजिटिव लेते हैं, तो वापस इधर आना को क्या बोल देना निगेटिव। तो देखो पहले क्या हुआ, और करके लिख रहा हूं कि पहले तुम 500 पॉजिटिव गए थे, फिर क्या हुआ देखो, फिर तुम वापस आए हो कितना नेगेटिव में 120, और वापस कितना गए पॉजिटिव में 200। तो इन सबको तुम अगर जोड़ो तो ये होता है 700 माइनस 120, ये कितना आएगा 580 मीटर। तो अगर आपको लॉजिकली नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लो। कि अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो भाई क्या होगा, माइनस ले लेंगे, सीधा ऑनवर्ड जर्नी की तरफ जाओगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया यहां पे सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है ना कि एक शिप है जो सेल कर रहा है 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ये रहा 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। फिर क्या हुआ, बोलता है कि 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये रहा अपना 4 किलोमीटर नॉर्थ। समझ में आ गया ना, देखो ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर लेते हैं, वेस्ट इधर होता है, ठीक है, और साउथ किधर लेते हैं, नीचे की तरफ लेते हैं। तो ये रहा। अब क्या बोलता है कि कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो अब अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस में क्या करते थे, सिंपली सबको ऐड कर देते थे। तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर मिला के कितना हो गया 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर होगी तो क्या करोगे, देखो इनिशियल से फाइनल के बीच में एक सीधी लाइन खींच दोगे, और ये हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का। तो बताओ हाइपोटेनियस का, इसको एस बोल रहा हूं, एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना आता है 16 प्लस 9 है ना, पहले 9 लिखना चाहिए था, 9 प्लस 16 ये कितना आ जाता है 25, और एस स्क्वायर 25 आ रहा है, तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा रूट ऑफ 25, जिसको हम क्या बोलते हैं 5। तो ये आ गया 5 किलोमीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन की बात कर लो, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, मतलब ये एंगल चाहिए आपको ये, तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल के लिए क्या बोलते हो बताओ। ध्यान देना यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जानते हो क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस को अगर डिवाइड कर दो ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है tan थीटा। कितना, tan थीटा। और देखो यहां पे क्या बोलेंगे कि tan थीटा, अरे थीटा से घबराओ मत भाई, ठीक है, फिजिक्स में ना धीरे धीरे समझ में आएगा, फोर्स में भी बात करेंगे अपन एंगल वगैरह की। तो हम एंगल को ना थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैसे वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई एस पी कुछ भी से ना, तो वैसे हम क्या बोलते हैं एंगल को डिनोट करने का ना एक स्पेशल नाम है थीटा, ठीक है, उसी से कर रहा है। और tan क्या होता है, tan थीटा मतलब होता है कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, देखो डायग्राम में देखो 4 है, तो यहां पे कितना आ गया 4/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो थीटा जो है ना वो कितना होता है 53 डिग्री। ये मुझे याद है, ठीक है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है तो इतना लिख सकते हो, नहीं तो क्या बोलोगे, नहीं तो आप बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हर चीज आपको हर एक वैल्यू नहीं पता होता है एंगल के फॉर्म में। अगर सोचो ऐसा आ जाए ना तो बड़ा सिंपल है, क्या बोल देना ना कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। देख रहे हो कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, ये समझो कि tan जो है ना वो उधर चला गया इनवर्स बनने के लिए, तो क्या बोल देंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3।
तो आपको ना ये एंगल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि आप इसको याद करो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर नॉर्थ एंड 8 किलोमीटर वेस्ट। अब एक एक करके ना डायग्राम बनाते हैं। क्या बोलता है कि 8 किलोमीटर ईस्ट के तरफ जाओ, ये रहा 8 किलोमीटर ईस्ट। अगला क्या बोलता है 6 किलोमीटर नॉर्थ, ये रहा अपना 6 किलोमीटर, दिस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ पता है ना ऊपर होता है। उसके बाद फिर से क्या बोला हुआ है कि 8 किलोमीटर वेस्ट जाना है। तो वेस्ट याद है इधर होता है, देखो ये है अपना वेस्ट डायरेक्शन इधर। तो कितना जाना है ये 8 किलोमीटर। तो पहले गए आप ईस्ट, उसके बाद गए नॉर्थ, उसके बाद वापस किधर जा रहे हो, उसके बाद वापस जा रहे हो आप वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो बोलता है कि बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, सबको जोड़ दो, 8 + 6 + 8, तो 16 और 6 कितना हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं ना, हम इनिशियल से फाइनल के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में कौन सा लाइन होगा, देखो ये लाइन रहा, दिख रहा है, और ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो बताओ अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा कि नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट इज 6 किलोमीटर टुवर्ड, किधर होगा बताओ डायरेक्शन, टुवर्ड, ऊपर जाना को क्या बोलते थे अपन, नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल है, समझ रहे हो ना। तो दोनों के बीच में तुमने लाइन खींचा तो डायरेक्शन भी बता दो। तो ऊपर की तरफ चुकी है तो ऊपर की तरफ को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अच्छा, दोनों को बोलता है कंपेयर करके बताओ। तुम्हें याद है मैंने हर बार बताया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। और एक ऐसा केस आता है जिसमें दोनों बराबर होते हैं सीधी लाइन में, बट ये सीधी लाइन तो है नहीं, देख रहे हो बार बार टर्न हो जा रहा है, तो ये सीधा नहीं हुआ। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो कि डिस्प्लेसमेंट छोटा है यहां पे किससे, डिस्टेंस से, और यही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हमने यहां पे ले लिया। अब कुछ सर्कल वाले क्वेश्चन ले लो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम एक इंसान ए पॉइंट से चल के चलते चलते चलते, समझ रहे हो ना, ऐसे करके चलते जा रहा है, यहां से ऐसे चलते 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 और वापस यही पहुंच गया, मतलब बी पॉइंट पे पहुंचा, लेकिन बी और ए ना एक ही पॉइंट है समझो, घूम के वापस वही पहुंच गया। तो बोलता है कि व्हाट इज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करनी है। अब क्या करें देखो, तो इसका मान लो रेडियस भी आपको दे रखा था उसने कि ये r है, तो आपको पता है ना कि ये घूम के पूरा गया है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो पेरीमीटर ही है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो इसका डिस्टेंस भी कितना हो गया 2πr। डिस्टेंस समझते हो ना, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ। देखो एक्चुअल पाथ तो गोला गोला है, गोला मतलब बाउंड्री वाला बात, तो बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे निकालते हैं पेरीमीटर। तो ये तो समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोच के बताओ। देखो जब भी आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हो, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच में तो कोई दूरी ही नहीं है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई दूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ना चलते हैं एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, यही सर्कल वाला ही, कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, और तुम यहां से चल के ए पॉइंट से चल के सीधा बी तक पहुंचे हैं, ये डायमीटर वाला लाइन है, ठीक है, ऐसे, तो सीधा तुम यहां बी पहुंच गए, ठीक है, बी यहां पे है। तो अब बोलता है कि हमको डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ। देखो इस बार जो चल के गए हो ना, ये रास्ता है, ऐसे करके चल के गए थे, ठीक है, यहां तक बी तक पहुंचे हैं, तो इस बार तो आधा सर्कल तय किया आपने, तो डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या बोलूंगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पूरा पेरीमीटर नहीं है, आधा है इस बार, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ इंटू 2πr, तो 2 और 2 कट जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा πr। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो क्या बोलोगे, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये जो सीधी लाइन है ना, इधर से गया भले नहीं है, लेकिन सीधी लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, और डायमीटर मतलब कितना होता है, तो 2r है ना। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब मान लो एक क्वार्टर सर्कल लेता है, तो जैसे एक सवाल ये ले लेते हैं, मान लो ये सर्कल है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इस बार एक इंसान ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचा है और ये कैसा है, तो देखो अगर मैं दोनों रेडियस को ड्रॉ करूं ना तो बीच में 90 डिग्री है, तभी ना क्वाड्रेंट वाला बात होगा। तो यहां पे भी हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तुम बोलेंगे 1/4 ऑफ द सर्कल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यहां से 2 कट जाएंगे तो यहां पे बचेगा पाई आर अपॉन 2। ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट ये वाला लाइन होगा, ठीक है। और ये कैसे निकालोगे, तो देखो ये आर है, ये भी आर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप बोल सकते हो कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और s अगर यहाँ पे अकेला छोड़ो, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और बाहर में चला गया r, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला बात। तो इस तरीके से ना सर्कल के आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इसी तरीके से पूछा जाता है। अब एक लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे, ठीक है। ये है पॉज एंड पॉन्डर। यहां पे क्या बोला हुआ है ना कि इन द एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे देखो, इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, वापस जाना और मतलब जाना और वापस आना को क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। दिया हुआ है यहाँ पे फिगर, ये रहा यहाँ पे फिगर, मैं थोड़ा ऊपर करके बताता हूं कि व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0, कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सोचो अगर तुम यहां से चले, ठीक है, मान लो एथलीट 0 पे था, यहां से चला और वापस क्या हुआ, घूम के वापस इधर आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहा हूं कि व्हेन एथलीट कम्स एट इनिशियल पॉइंट अगेन, इनिशियल पॉइंट अगेन, वापस घूम के जब वो इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। देखो जाना कितना हुआ था, जाना हुआ था 100 मीटर और वापस आना भी क्या हुआ, 100 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा 100 + 100 जो कि कितना हो जाएगा 200 मीटर, कितना 200 मीटर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 सोचते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है ना कि फ्यूल यूज्ड in a vehicle depends on on which of the following justify your answer, total distance traveled के displacement। अब देखो जो आपका फ्यूल है, गाड़ी का जो फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब जो है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई गोल गोल घूम के तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो। इसको मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट की सर मैं तो घर से निकला, पूरा रास्ता घूमा, इधर उधर सब जगह घूमा और वापस घर आ गया, तो मेरा तो पेट्रोल नहीं लगना चाहिए। तो भैया पेट्रोल डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ी लगता है, वो तो किस पे लगता है, डिस्टेंस पे लगता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ये वाला कि डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पे होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। बोलता है कि एक बॉल है जो कि इंक्लाइन ट्रैक पे ना रोल डाउन हो रहा है, नीचे आते जा रहा है। बोलता है कि क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन कहलाएगा, तो हम बोलेंगे पहला पार्ट कि यस, फर्स्ट पार्ट क्या बोलोगे कि यस। सेकंड में क्या बोलता है कि अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल ओ टू बी द ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान लेते हैं कि ओ है, यहाँ पे ओरिजिन है। बोलता है कि क्या इसकी वैल्यू ओ से डी तक जाने में हॉरिजॉन्टल लाइन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा क्या। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ओ टू डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, डिस्प्लेसमेंट आर सेम। समझ रहे हो ना कि ओ से लेकर डी तक में तो सीधी लाइन है भाई साहब, तो सीधी लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होते हैं। अब क्या बोलता है कि डिफरेंट पोजीशन ए बी सी डी इन सब के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग होगा। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि अलग होगा, ठीक है। तो हम ओ से लेके अगर ए तक की का नापे हैं तो भी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहां पे भी ओ ए के लिए भी क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। रीजन क्या बताओगे, रीजन है स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो ओ से बी तक गए, अगेन क्या होगा, दोनों बातें होंगी, सेम ही होगा। ओ से सी जाओ फिर से सेम होगा, ओ से डी जाओ अगेन सेम होगा। तो यही पूछा था कि देखो भाई साहब स्ट्रेट लाइन में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं।
ठीक है, तो यहां पे अपना ये पार्ट मोशन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, और भी बेसिक टर्म्स उसको डिफाइन किया। तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहां पे हम लोग सीख रहे होंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये चीजें क्या होती हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।